क्या गूगल और यूट्यूब ये वाक़ई क्या मदद करता है बच्चों को संगीत सीखने में या उस गहराई तक जाने में? गूगल से एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मिल सकता है। हुँ, बेसिक इंफॉर्मेशन, गूगल ये इंफॉर्मेशन पोर्टल है। इसको वहीं तक आपको ये ज़हन में रखना है कि गूगल से मुझे सिर्फ इन्फो मिलेगा, पासिंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन। पर राग क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो गुरुजन ही दिखा सकते हैं आपको। जब जब वो पहलू आए तो ताई ने कहा ये जयपुर की खासियत है, ये याद रखना। और उन्होंने कहा राग अगर सीखना है तो राग सीखना। फिर घराने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कहीं जैसे हम अपनी एकेडमिक स्टडीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना एक स्कूल से हम शुरू करते हैं, फिर हुँ। इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लेकिन सब पढ़ाई होकर आप जब काम करने लगते हो तो भी एज अ स्पेशलिस्ट आपका सीखना बंद नहीं होता। किशोरी जी से शिक्षा लेते हुए आपको लगा हो कि ये जीवन भर साथ चलने वाली चीज़ है? कोई ऐसा इंसिडेंट जो उनको बहुत बुरा लगा आपके गाने का या कुछ डाँट या डांट सीख? का तो मेरे पास बहुत मजेदार किस्सा है। कोई एक पूना किस्सा? में प्रोग्राम हो रहा था और जी। पूना की ऑडियंस तो मशहूर है। कुछ गुण जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। कुछ ऐसे गुण जो उन जिन बातों का वो ध्यान रखें अपने गायन में? डोंट फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन हुँ, हुँ, प्रोग्रेस। हुँ। आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन प्रोग्रेस। सक्सेस मिले ना मिले वो तो बात की बात है, पर प्रोग्रेस तो आपके हाथ में है। आप वी कैन ट्राई फॉर प्रोग्रेस। मुझे ऐसे लगता है हर कलाकार का अपना एक राग होता है, तो क्योंकि यही तो मेरा वोकाली सवाल है कि फिर आपका कौन-सा एक राग है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, दैनिक जागरण हिंदी अहम से और आज मेरे साथ हैं तेजश्री अमोनकर, जानी-मानी गायिका। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। स्वागत है तेजश्री जी। थैंक यू। बहुत छोटे-छोटे सवालों से इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहा हूं। एक बहुत ही कॉमन सवाल सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपकी संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई? जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं तेजश्री अमोनकर को कोट अनकोट करके इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी संगीत तो यात्रा मतलब कैसे शुरू? आपके सवाल छोटे रहेंगे पर जवाब तो बड़े हो जी, जाएंगे। जी, जी। संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई? एक्चुअली क्योंकि हमारे घर में ही संगीत था, हुँ, तो ऐसा कोई एक मौका या दिन नहीं याद मुझे कि मैंने डिसाइड किया कि संगीत, अभी मैं संगीत करूंगी। हुँ, ये काफी लोग पूछते हैं कि आपने कब निर्णय लिया कि संगीत आप करेंगे, तो ये ऐसा मुझे याद नहीं है। हम लोग बच्चे, मैं, मेरे काका के बेटे है, बेटी है, तो हम सारे बच्चे घर में खेलते थे तो कोई पकड़ के बोलता अरे बैठो बैठो, अच्छा गाओ ऐसा। तो हम भी गाते थे, वो सा लगाते थे। हम तो मेरी बहुत बुरी आदत थी, जो सा लगाए तो मैं रे ही लगाऊंगी। हुँ, वो रे लगाए मैं ग लगाऊंगी। तो ऐसे करते करते खेल मस्ती मजाक में शुरू हो गया। फिर माई जी को, मतलब जो किशोरी जी की मदर है मोगूबाई कुर्डीकर जी, तो उनको ऐसे लगा कि भाई इसमें थोड़ा सा है हुँ, गाने का, इसमें है कसब, तो इसको हम सिखाओ। तो थोड़ा थोड़ा सीखते गई। पहले तो ताई के स्टूडेंट्स आते थे तो वो कोई बिठाकर गवा लेता था एक आध लाइन या एक आध से। फिर ताई ने सिखाना शुरू किया। बचपन से ऐसे होते क्या, पता नहीं कैसे हुआ, तो उन्होंने अ, करवा लिया। मेरे सवाल में एक चीज़ जो जिसका योग है, वो ये है कि शिक्षा तो आपने ग्रहण की, हम्म, लेकिन जो रागों के विस्तार का जो एक सोच होती है, हर गायक की एक अपनी सोच होती है जिसको वो हम्म, डेवलप करता है हम्म। अपनी-अपनी। तो वो यात्रा कैसे शुरू हुई? कब आपको लगा कि इसमें मुझे अपना कुछ योग देना चाहिए? तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ताई के सानिध्य में मेरी शुरुआत हुई गाने की। बचपन से ही ताई ने कभी राग का जो ग्रामर है, जैसे चलन पकड़, आरोह अवरोह बादी समाधि, वो सब कभी सिखाया नहीं। इनफैक्ट ताई ने कभी राग के नाम भी नहीं बताया। तो हम हुँ, क्या गा रहे हैं ये राग, मुझे तो काफी सालों तक मुझे राग का नाम नहीं पता था। हुँ, तो मैं, हमारी जो बड़ी बहन है नंदिनी बेडेकर जी, उनको को नहीं लगाकर बोलती थी ये बंदिश बताना तो कौन सी। तो मुझे समझ में आता था कि ये राग है, पर वो हुँ, राग का नाम नहीं जानती थी। वो कहती कि राग के नाम से कुछ लेना देना नहीं होता, राग का स्वभाव जान लो, हुँ, राग को क्या कहना है। अपनी सोच को इस तरह से बढ़ाओ, उसके स्वभाव पे, उसके कैरेक्टर पे ध्यान दो, ना के नाम पे। तो ये तो बाद में ऑफ कोर्स अभी मैं सिखाती हूँ तो
वो तो हमने स्टडी कर लिया, वो तो आसान है, गूगल पे तो अभी सब ज्ञान है वैसा। पर ताई ने पहले से राग का वातावरण हमें दिखाया, और वो वातावरण जब दिखा तो इतना अचूक होता था वो वातावरण कि किसी भी बच्चे को वो वातावरण फट से समझ में आने में मदद होती थी, क्योंकि वो इतना क्रिस्टल क्लियर था। तो ऐसे ही उन्होंने शुरुआत से सिखाना शुरू किया वातावरण से। तो इसी तरह से हमने भी सोचने की कोशिश की। आपने गूगल का जिक्र कर दिया अपने जवाब में। बहुत सारी चीज़ें बहुत सगम हैं, बहुत तमाम तरह के अलंकार आप बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या गूगल और यूट्यूब ये वाक़ई क्या मदद करता है बच्चों को संगीत सीखने में या उस गहराई तक जाने में? देखो, अब जैसे है सही सीखना होता है वो 24 घंटे गुरु के साथ रहकर सीखना जो होता है। गुरु के घर में पहले रहते थे, जैसे अपनी गुरु शिष्य परंपरा में आज भी काफ़ी जितने भी मठ है या वैदिक स्कूल्स है, उसमें बच्चे वहीं पे रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते। तो जैसे मैंने अभी टॉक हुआ उसमें ये बात कही कि गुरु से सीखना क्या होता है, कि ज्ञान आप ले लो उस विषय का, पर जब कला और वातावरण से मतलब वातावरण में आपको जब काम करना है या किसी कला विषय का ज्ञान लेना हो, तो उसमें गुरु सोचता है वो तो आप पकड़ लोगे, पर वो ऐसा ही क्यों सोच रहा है, ये क्यों का जवाब अगर मिलना है तो पहले तो गुरु को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, और पूरी तरह से समझने के लिए उसके साथ जितना वक्त बिता सको। तो ताई कहती थी कि गुरु का सब कुछ पहले तो कॉपी करो। जैसे ताई को स्वेटर बुनने का बड़ा शौक था, निटिंग बहुत करती थी, रंगोली बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने पेंटिंग्स की रंगोली की है, राधा कृष्ण, नाला दमयंती, कितने सारे बड़े बड़े राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स को वो करती थी। काफ़ी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की रंगोली बनाती थी, उसमें शेडिंग, तो अगर उसका पल्लू पानी में जा रहा है तो गीला पल्लू अलग दिखता है, वो रंगोली में दिखाती थी। हर चीज में परफेक्शन। तो यही मैंने भी कोशिश की। अभी मैं तो कोई रंगोली इतना अच्छा नहीं निकाल पाती हूँ, पर जो उन्होंने किया, अच्छा दादी को ये पसंद है, क्यों उसको पसंद आता होगा, एक वो ऊन लेकर बुनते बैठो, एक एक एक, एक टाका लगाते बैठो। मैंने करके देखा, तो उन्होंने जो भी किया वो उसी तरह से मैंने करके देखा, उससे उनके कैरेक्टर का ज्ञान समझ हो जाता है। तो ये रहा उनका अप्रोच सिखाने के लिए कि मेन तो गुरु का सबसे ज़्यादा सानिध्य होना चाहिए। अब मुझे, क्योंकि मैं अभी के जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा है गूगल के बारे में, तो मेरे नज़रिए से देखने जाए तो आज गुरु एक है, शिष्य अनेक है। शिष्य कहाँ कहाँ पे कौन कौन बैठा और कितने उनमें इतना गुण होता है, तो हर कोई गुरु तक पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए एक अच्छा है, एक सोल्यूशन है इस बात के लिए कि आप कहीं ऑनलाइन क्लासेस सिखाते काफ़ी लोग, या गूगल से एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मिल सकता है, बेसिक इंफॉर्मेशन। गूगल ये इंफॉर्मेशन पोर्टल है, इसको वहीं तक आपको ये जहन में रखना है कि गूगल से मुझे सिर्फ इन्फो मिलेगा, पासिंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो राग में क्या है, अच्छा ये ग्रामर है, ऐसा है, पर राग क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो गुरुजन ही दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ये चीज़, ये जो विषय है, ये अनुभव से सीखने का है, ये अनुभव होने का विषय है। आपको किसी भी भाव का अनुभव जब तक होता नहीं है, तब तक सिर्फ इन्फो होकर बात नहीं बनेगी। और गूगल सिर्फ आपको वो अनुभव नहीं करा सकता, वो आपको सिर्फ बता सकता है, अच्छा ये हो, ये सब कायदे फॉलो करोगे तो शायद आप अनुभव करा पाओगे या आपको अनुभव होगा। और कला है ये अनुभव करने की
चीज़ है। थोड़ा सा हम बहुत व्याकरणिक पक्ष को देखने की बात करेंगे आपके गायन की। आपकी परदादी दादी जयपुर अतरौली घराने की विख्यात गायिका रहीं, और चूँकि संदर्भ चल रहा है बातचीत का कि गूगल है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो उसमें ये विभिन्नता देख पाना कि कौन सी चीज़ किस घराने से आ रही है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं एक सीधा सा सवाल ये है कि उसका मैं चाहूँगा कि आप ऐसा जवाब दें, हमारे पाठक जो भी इस खबर को पढ़ेंगे या सुनेंगे, जयपुर अतरौली घराने की गायकी की कुछ खास अंग या कुछ खास बातें। जयपुर घराने की मेन खासियत तो ये है कि सुर और लय का जो समतोल है, जिस तरह से वो बरकरार रखते हैं। एक तो जयपुर में ऐसे आप प्योर जयपुर सुनने जाओ तो उसमें द्रुत नहीं है, क्योंकि खान साहब को लगा कि जो इतने विस्तृत तरीके से हमने दिखाया है, समझाया है, अनुभव करवाया, अब उसका छोटा सा संक्षिप्त में बताने का क्या अर्थ है। अगर हाँ विस्तृत, अगर बड़ी किताब आप ना पढ़ो तो संक्षिप्त में एक बुकलेट पढ़ ली, वो अलग बात है, पर पूरी किताब पढ़ने के बाद आप उसका एक अब्रिज्ड वर्जन पढ़ना पसंद करोगे, उससे मिलेगा क्या, आप और क्या देते हो। जहाँ पे ऐसे लगे कि उस वातावरण को आगे बढ़ा के, थोड़ा स्पीड बढ़ा के अगर हम पेश कर सकते तो वहाँ पे वो पूर्ण हो जाएगा, तो वहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं हम। बट वैसे उनको द्रुत की इतनी ज़रूरत लगी नहीं, तो द्रुत बंदिशें नहीं होती थी। ये बाद में जाकर जो खान साहब के शिष्य हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने द्रुत बंदिशें, तराने लिखे, कंपोज किए, तो हम अभी तो गाते हैं द्रुत बंदिश, पर वैसे द्रुत बंदिश गाने की पद्धत नहीं है जयपुर में। दूसरी खासियत, जैसे मैंने कहा कि लय और सुर, तो जयपुर घराने की लय जो है वो एकदम से ऐसे आघात देकर या बहुत ऑब्वियस करके नहीं दिखाई जाती है। उसमें सुर और लय को एक दूसरे में लपेट कर जिस तरह से, लेकिन लय इतनी पक्की और क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाई जाती है, तो वो एक उसकी खासियत है। दूसरी काफी चीजें हैं, जैसे गमक की ताने हैं हमारी जो ये ऐसी ताने हैं, तो ऐसी काफी चीजें हैं सी सटल। फिर खुला आकार, आकार की ताने, आकार का रियाज हम लोग करते हैं, तो ये जयपुर घराने की खासियत है। सरगम इतना हम नहीं गाते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा और जो अभी प्रचलित है वो घराने को लेकर गायकी प्रचलित नहीं हो रही। अब घराने थोड़े पीछे रह गए। एक समय था जब घराने के कायदे के अंदर ही राग की पेशकश होती थी, वो एक तरीका रहा। और अब जो है, आई थिंक ताई ने भी कितनी बार बातें की हैं इसके बारे में कि आप राग इतना विशाल है, घराना उतना विशाल नहीं, इसलिए तो अलग अलग घराने बने कि हमारे पास सरगम है, किसी ने कहा हमारे पास बल है, किसी ने कहा और हमारे पास मींड है, पर राग तो कहता मेरे पास तो सब कुछ है। तो आप जब एक इतने विशाल वातावरण को एक ही मार्ग से दिखाते हो, तो इसका मतलब उस वातावरण के काफी सारे पहलू पीछे रह जाते हैं। तो ताई ने कहा कि उस राग को जो चाहिए वो तुम्हें करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने तालीम भी कितने सारे गुरु से, लगभग सारे घरानों से ली है, और उससे क्या लेना है क्या नहीं सब ले लो, सबसे सब सीखो, पर अपना जो मेन हेतु है वो राग का वातावरण होना चाहिए, तब आपसे अच्छी चीजें ही उठाई जाएगी और उचित चीज ही आप वहां पे करोगे। मेन तो ये है कि अपना जो उद्देश्य वो उद्देश्य अगर हम भूल जाए तो काम अपना बिगड़ सकता है। काम करते वक्त उद्देश्य जहन में रखना बहुत जरूरी है, तो आप बराबर सही चीजें ही करते जाओगे। तो इसलिए उन्होंने कहा सब सीखो, पर इवेंचुअली कोई भी राग गाते हो तो उसके वातावरण को क्या चाहिए ये देखो। तो हमने जैसे सीखा, तो ताई ने बताया, जब वो पहलू आए तो ताई ने कहा ये जयपुर की खासियत है, ये याद रखना।
पर उन्होंने कहा राग अगर सीखना है तो राग सीखना फिर। तो ऐसा है उनकी गायकी में। तो सबको, इवन वेस्टर्न म्यूजिक, ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि कॉर्ड सिस्टम का उन्होंने बहुत अभ्यास किया। फ्रेंच ऑर्केस्ट्रा का ट्रूप था, उनके साथ बैठकर उन्होंने पूरी कॉर्ड सिस्टम का अभ्यास किया है। और आप देखें तो उनके काफी भजन अभंग कॉर्ड्स पे आधारित है। तो और वो हारमोनियम भी बजाती थी तो कॉर्ड्स बजाती थी उसमें। आप सुनिए, मैं ऑडियंस से भी कहूंगी उनके भजन सुनिए, जहाँ पे भी एक सुर पे रुकती है तो आप हारमोनियम पे देखिए वो कॉर्ड्स बजा रही है, वो कॉर्ड्स पकड़ती है। तो कॉर्ड सिस्टम का अभ्यास किया, वो लागू किया हर म्यूजिक को, सिर्फ सेमी क्लासिकल नहीं, क्लासिकल म्यूजिक में भी उन्होंने कॉर्ड सिस्टम का यूज कैसे हो सकता है ये देखा। विब्राटो, वेस्टर्न म्यूजिक में एक विब्राटो है, तो उसका अभ्यास किया। फिर उन्होंने कहा कि ये विब्राटो की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, तो ये अपने राग में कैसे यूज नहीं होगा, ये तो कहीं तो आएगा। तो देखा अगर किसी राग में उनको दिखा हाँ इधर विब्राटो यूज होना चाहिए, उन्होंने किया है यूज। तो ऐसा उनका संगीत ऐसा था, इसलिए उनका संगीत सीखना भी बहुत मुश्किल था। पर हाँ, घराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कहीं जैसे हम अपनी एकेडमिक स्टडीज करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना एक स्कूल से हम शुरू करते हैं, फिर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लेकिन सब पढ़ाई होकर आप जब काम करने लगते हो तो भी एज अ स्पेशलिस्ट आपका सीखना बंद नहीं होता। तो ये सब वो इंस्टीट्यूट्स और ये सब से ग्रेजुएशन के बाद का सीखना जो था ना वो तय करवा रही थी। पर घराने की जरूरत इसलिए कि कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआत मिल जाए। एक सवाल में थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बदलते हुए पूछना चाहूँगा कि देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सब में बतौर महिलाओं का जब भी करियर की, उनके भविष्य की बात होती है तो एक स्ट्रगल एक अलग तरीके का स्ट्रगल दिखाई देता है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ गायन सीखते हुए या संगीत सीखते हुए? देखिए, एक जमाना था जब औरतों को संगीत विषय ही नहीं, कोई भी विषय में घर से बाहर कुछ भी करना था तो बड़ा मुश्किल होता था। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। पर अभी, और मैं ये डिस्टिंक्शन नहीं रखती हूँ कि अरे कला में बहुत मुश्किल है और बाकी विषयों में भी उतना ही मुश्किल है। आज के ज़माने में स्त्री और पुरुष का भेद मुझे तो नहीं लगता है, दोनों को बहुत मुश्किल है। हर विषय में मुश्किलात तो वैसी ही होती है। एक है कि एक यंग लड़की हो तो उसे कहीं पे भी प्रोग्राम के लिए जाना हो बाहर गाँव, तो अकेली जाना थोड़ा डर लगता है। पर क्या पता, लड़कों को भी डर लगना ही चाहिए, वो तो डर हर किसी को लगता ही है ना। अकेले कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम अनजान जगहों पे जाते हैं, हमें वहाँ पे कैसे रहने का क्या है, खाने का क्या है, कौन लोग है, कैसे लोग हैं, कुछ पता नहीं होता, तो हम उनके भरोसे जाते। तो ये है, मुश्किलात है थोड़े बहुत। बाकी करियर कोई भी विषय में हो, अगर कोई डॉक्टर हो तो उसको कम मुश्किलात नहीं होते। चाहे डॉक्टर हो, कोई कॉर्पोरेट फील्ड में तो कितना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि कलाकार को खास कुछ मुश्किलें है। अब एक सवाल ये है कि आपने किशोरी जी के प्रयोगधर्मी एक नेचर, उनकी प्रकृति के बारे में बात की थी। मुझे ऐसा लगता है और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि किशोरी जी के जो साज थे, चाहे वो तानपुरा हो और हारमोनियम हो, वो तबले के को वो मिलाना बहुत ट्यून्ड ये देखा करती थी। इस पर आप कुछ बताएं। किशोरी ताई के लिए तानपुरे मतलब क्या, मतलब गंधार का आस उस तानपुरे में से निकलता था? हाँ, या ये बेसिक कायदे है जो सबको पता ही होते हैं, जो थोड़े बहुत गाना गा रहे बजा रहे उनको पता होता है। जैसे तानपुरे पर 4 तारें होती है। पहली होती है जो अपने से दूर होती है, वो पंचम की या निषाद की जोड़ी हो तो अगर वो तो मिला सकते हैं आप, दैवत मध्यम वो होती है। फिर 2 होती है, उसको हम जोड़ कहते हैं। जोड़ होती है ऊपर के शर्ज का और नीचे का एक शर्ज, वो खरज होता है, वो एक। अब खर्ज और शर्ज जो है उनसे
सा जो पकड़ा है उसके ऊपर का गंधार आता है। हम्म। जैसे आप वो छेड़ेंगे तो आपको अगर सटली सुनाई देगा गंधार, उसी तरह से पंचम से ऋषभ आता है। वो मध्यम से सुनना दैवत। पहले तो एक तो ये ऐसे मुमकिन है, किताबों में तो हम पढ़ के जान लेते कि अच्छा षड से गंधार, पंचम से ऋषभ, पर ताई नहीं, कोई सीनियर गुरु इसलिए चाहिए कि आपको वो ट्यून करके दिखाए, सुनाए। पहले तो सुनने भी नहीं आता है, फिर सुनने आता है। एक बार सुनने लगो तो सिर्फ रेगा सुनाई देता है, पर पंचम निषाद षड कुछ नहीं, रेगा रेगा रेगा। तो काफी बार हम ऋषभ गंधार की राग की श्रुति मिलाते हैं, पंचम और षड्ज नहीं। एक पहले तो आपने पंचम षड्ज मिला लिए, उसके बाद आप ट्यूनिंग, जब फाइन ट्यूनिंग करते हो वो रे ग मिलाते थी। ऐसे हमें सिखाया था इन्हें। ऐसा दो लोगों में देखने में आता है, किशोरी जी और कुमार जी। मैं वही कहने वाली थी, आज आप मुकुल जी के भी तानपुरे सुनो। वैसे तानपुरे मैंने और किसी के अभी सुनने मिलते नहीं है। मुकुल जी के जो तानपुरे बोलते, बहुत मतलब एक श्रुति ऐसे खुल के आती है। सो ऐसे अब जोड़ जब बजानी है तो काफी सारी चीजें, अब पता नहीं हमें वक्त है कि नहीं, पर जोड़ जब बजती है तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ताई ने करके दिखाया कि दोनों के जो तुम्बे है वो टच करके, एक तानपुरे की शक्ल उस तरफ, एक इस तरफ, एक तानपुरा बजाए और दूसरा सही मिला हो उसके साथ, तो वो बजाए बिना बजने लगता है। ये ताई ने हमें दिखाया। पंचम का छेड़ा निषाद षड्ज बजने लगे। माई जो मोगूबाई उनकी मदर थी, उनका तो ये कहना था कि एक तानपुरा छेड़ो ना, सातों सुर सुनाई देने चाहिए। उनके तानपुरे से सुनाई देते थे। वो कहते जोड़ की क्या जरूरत है, पंचम का बजाओ, सारे सातों सुर उसमें से सुनाई देंगे। और उसी गोइंग बियॉन्ड दैट, ताई कभी कभी जोड़ जब मिलाती थी ना, बहुत डरती थी, क्योंकि उनका ये मानना था, दिस इज साइंटिफिक, कि दो तारे जो जोड़ की है वो एक फ्रीक्वेंसी पर मिल जाए तो उसमें से एक तार टूटती है। साइंटिफिक रीजन इज, दो वेव्स पैरेलल नहीं रहते, वो एक में मर्ज हो जाते हैं। दो फ्रीक्वेंसी वेव्स अगर हो, सिमिलर वेव्स, तो वो अलग अलग नहीं रहते, वो एक में, तो मतलब एक डिमिनिश हो जाती है, इसलिए एक तार फट से टूट जाती है। वो या तो मिल जाएगी उसमें, पर यहाँ पे दो तारे छेड़ी है तो एक तार का टेंशन फट से या तो ब्रेक होता है, टेंशन बढ़ जाता है उसका, वो उसके डबल फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन है। तो इसलिए एक तार, दोनों में से एक तार टूटने का डर रहता है। तो ताई ये कहती थी कि मुझे जोड़ मिलाने में बहुत डर लगता है, कई स्टेज पर तार टूट गई तो फिर कितना वक्त जाएगा तार बदल। तो मुझे ये टेंशन था कि मैं एकदम परफेक्ट ना मिलाऊं, थोड़ा 19-20, थोड़ा सा एक हेयरलाइन डिफरेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे डर लगता है। बहुत छूट भी नहीं देती थी वो साज? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो क्या उतना मिलाए, हम ठीक ठाक ही मिला लेते थे, फिर वो दुरुस्त कर देती थी। पर तानपुरे का उनका बहुत, उनके तानपुरे भी बहुत उनको अजीज थे। कभी किसी को छूने तक नहीं देती थी। जो जिनको बजाना आता है तो उन्हीं को तानपुरे। मुझे भी बचपन से, वैसे तो मैं छोटी थी तब छोटी सी तानपुरी थी, मेरे साइज के हिसाब से बनाई हुई। फिर जैसे 7th स्टैंडर्ड में गई मैं, तो बड़ा तानपुरा एक उन्होंने मुझे दिया, पर साथ के लिए और खुद के तानपुरी प्रोग्राम के बजाने के लिए मुझे कम से कम कितने साल लगे होंगे। मैं 24-25 की हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे वो तानपुरे छूने दिए। तो ऐसा है। कोई एक ऐसी घटना जरूर अब मैं जानना चाहूँगा, आपको लगा हो कि ये मतलब किशोरी जी से शिक्षा लेते हुए आपको लगा हो कि ये जीवन भर साथ चलने वाली चीज़ है? कोई ऐसा इंसिडेंट जो उनको बहुत बुरा लगा आपके गाने का, या कुछ डांट का तो मेरे पास बहुत मजेदार किस्सा है। कोई एक पूना में प्रोग्राम हो रहा था और पूना की ऑडियंस तो मशहूर है। तो पूना में ऑडियंस हो रहा था, भरे मैदान। किशोरी जी डांटती बहुत थी। हाँ, बिल्कुल। और ये था कि मतलब हम लोग, मतलब उनका डांटना भी
एज एन आर्टिस्ट था, वो पर्सनली कुछ, आप अगर पर्सनली लो तो आपकी गलती है वहाँ पे। तो प्रोग्राम चल रहा था और तब पता नहीं मुझसे क्या हो गया, तो 2 बार डांट में, अरे काफ़ी बार डांट मिली है। तो एक बार तो मुझे मुड़ के उन्होंने कहा कि डोंट रिपीट, हाँ, तो ये डांट हुई। पर पूना का जो प्रोग्राम है, ओपन मैदान में हज़ारों लोग बैठे हैं और पूना के ऑडियंस तो बहुत मंची हुई, तो उनके सामने मुझे सुनाया, ताई ने कहा हाँ करके, और अचानक जब आया तो मैं 2 मिनट बौखला गई, 2 सेकंड नहीं रुकी मैं, तो उनके, तुम्हें गाना नहीं है तो उतर जाओ, और ये माइक से ऑडियंस को सुनाई दिया। और पूना के ऑडियंस ने तालियां बजाई है खुश होके कि हाँ नहीं, पोती को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने पोती को भी डांटा, इस बात की खुशी हुई। और फिर उन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर ताई को हंसी आई और सब हंसने लगे। फिर अगली बार मैं जब अच्छा गाया तो भी ऑडियंस ने तालियां बजाई और प्रोत्साहन भी दिया। तो ऐसी ऑडियंस होती है, ऐसे गुरु होते हैं, तो ऑब्वियसली ना, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि जिंदगी भर करना है, आपको जिंदगी भर करने की इच्छा होगी। कुछ गुड जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। कुछ ऐसे गुड जो जिन बातों का वो ध्यान रखें अपने गायन में। एक तो जैसे मैं कहती हूँ, अच्छा गाना सुनो, जिस गाने से उस भाव का अचूक वातावरण हमें दिख रहा हो, तो उस वातावरण को सुनने की, उस वातावरण की आदत होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फ्रेजेस को दिमाग में रख के गाते रहोगे तो यहाँ से गाना होगा, और यहाँ से गाना है तो वातावरण की आदत डलवा लो। इसलिए तो ताई जो राग, अच्छा ये प्रोग्राम है 1 हफ्ते बाद, तो उसमें ये राग गाएंगे, तो अभी तैयारी शुरू की नहीं, पक्का किया हुआ राग पेश करना है। पर फिर भी प्रोग्राम के 1 महीने पहले से वो राग की तालीम शुरू करती थी। क्यों? एक वातावरण का आपने अभ्यास किया, अब आपको परफॉर्म करना है, तो फट से वो वातावरण आप बना पाए, ये निश्चित नहीं होता। इसलिए 1 महीने पहले से उस वातावरण में बार बार रहना बहुत ज़रूरी है। तो वातावरण के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। राग के वातावरण के साथ जितना टाइम बिता सको उतना बिताना चाहिए। ये हम तो एटलीस्ट बिना तालीम के प्रोग्राम नहीं करते, तो प्रोग्राम करने से पहले एटलीस्ट यंगस्टर्स ने प्लीज़ प्रैक्टिस करके प्रोग्राम के लिए आइए। ऑन द स्पॉट प्रोग्राम करने के लिए वक्त है, पर हमारे जैसों ने तालीम करके ही करने चाहिए। आपके घराने की कुछ बंदिशें, प्रमुख बंदिशें? बाप रे, कितनी सारी। खोकर की एक बंदिश, खोकर राग ही है जो जयपुर के ज़्यादा गाते हैं, तो खोकर की एक बंदिश है। और सारे तो खां साहब ने बनाई हुई बंदिशें हैं। आपकी पसंदीदा शुद्धनाथ, अरे बाप रे, ये बहुत मुश्किल राग है। जो राग मैं जब कर रही हूँ ना, वो मेरा बेस्ट फेवरेट राग होता है। अभी मैंने जौनपुरी गाया तो शायद जौनपुरी पर ऐसा एक चुनना बहुत मुश्किल है। ये अलग अलग मनस्थिति को दर्शाने वाले हैं राग, अलग अलग वातावरण है, हर वातावरण खूबसूरत ही होता है। तो ऐसा एक चुनना बहुत मुश्किल है। और आपकी आगे की यात्रा, ये मेरा आखिरी सवाल है। मेरा सवाल कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, हम लोग बहुत भोपाली सुनते हैं, बहुत भोपाली सुनते हैं हम लोग, लेकिन सहेलारी नहीं सुन पाते। ओह अच्छा। बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन ललित पंचम नहीं सुन पाते। वो मेरा सवाल इस तरह से था कि वो जो विस्तार है, आप, क्योंकि आपके पास एक पूरा एक परंपरा है आपके पास, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी आपकी पीठ पे महसूस लगातार होती रहती होगी कि आपको उसका निर्वहन करना है। वो जो आगे आपको बढ़ना है, आगे मतलब आप रागदारी में विस्तार करेंगे, अपने गायन में विस्तार करेंगे, तो वो उसकी तैयारी क्या, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि, और जो लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, वो कहाँ आपको आगे 10 सालों में, 15 सालों में देखना चाहेंगे? वो पता नहीं मुझे, वो कहाँ देखना चाहेंगे पता नहीं, मैं तो गाती रहूंगी मेरे लिए 10-15 सालों का ख्याल नहीं होता। मैंने अभी एक शर्त लगाया, अगली बार मैं शर्त लगाऊंगी तो इससे बेहतर लगाऊंगी, ये मेरा हट होता है। हर मोमेंट बेटर करना है। मैं कंपटीशन खुद से ही करती हूँ और कहीं कंपटीशन नहीं करती हूँ। हम
अभी जो है उससे एक एक जो हम स्टेप्स ले आगे आगे की तरफ अगर ले पाए, बढ़ाते पाए, तो दैट इज सक्सेस इटसेल्फ। आई थिंक कौन से इसमें 3 इडियट्स में था या कहाँ पे था, डोंट फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन प्रोग्रेस। आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन प्रोग्रेस। सक्सेस मिले ना मिले वो तो बात की बात है, पर प्रोग्रेस तो आपके हाथ में है, आप वी कैन ट्राई फॉर प्रोग्रेस। मैं प्रोग्रेस करती हूँ। और हाँ, अगर सुनने नहीं मिलता है सहेला रे या जो भी राग, अब एक तो ब्लेसिंग है हमारे पास यूट्यूब है, तो वो सुनने तो मिल जाएगा, पर सुनने से मेरा संदर्भ ये था लाइव की बात ही अलग है। और आगे आगे कोई तो गाने वाला आगे का पहलू और दिखाए। नहीं मतलब एक सिंपल भोपाली जो है वो बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं तब उनको पकड़ाया जाता है। यही गलत है। ताई कहती थी भोपाली सबसे मुश्किल रागों में से एक है। और जब उसको बड़े बड़े फनकार हुए हैं, सब हुए हैं, और बड़े बड़े मारवा गाते हैं, दरबारी गाते हैं, ये ऊंची ऊंची ताने मारते हैं, लेकिन जब भोपाली सुनो उनका तो वो बात नहीं आती। जो कमाल किशोरी जी ने किया उस भोपाली में, तो अद्भुत है। मुझे ऐसे लगता है हर कलाकार का अपना एक राग होता है। तो यही तो मेरा सवाल है कि फिर आपका कौन सा एक राग है? मैं तो इतनी मतलब काफी सारे राग मैंने तैयार किए, पर ताई ने कैसे भोपाली का 5 साल तक अभ्यास किया, तो सिर्फ भोपाली, पर जहाँ वहाँ भोपाली गाया, जब भी प्रोग्राम आया भोपाली गाया। वैसे ही यमन का रियाज किया, यमन और भूप 2 राग, पर उनको पसंद काफी सारे और राग थे। पर एक जिंदगी में आप इतना वक्त सारे रागों को नहीं दे सकते, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो एक हाथ राग आप पकड़ो, तालीम करो। जैसे मैंने अब केदार 5 साल तक गाया, तो जहाँ वहाँ केदार ही पेश किया, पर वो मैंने बहुत जब मैं शुरुआत कर रही थी तभी मैंने केदार का अभ्यास किया था। पर अभी जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स, क्या होता है पहले के ज़माने में इतने प्रोग्राम्स करने का ट्रेंड नहीं था। हफ्ते में 1 आध बार प्रोग्राम किया, जो वो भी कहते थे कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हर हफ्ते। अभी तो हर दिन परफॉर्मेंस होता है, तो इसलिए इतना वक्त एक राग पे बिताना अभी मुश्किल हो गया है। क्योंकि परफॉर्मेंस 1 महीने में कितने सारे परफॉर्मेंस लोग करते हैं, तो इसलिए ये ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। क्योंकि जैसे परफॉर्मेंस आए तो उस परफॉर्मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, फिर यू चेंज टू दैट राग। पर हाँ, मैंने अभ्यास किया, पर मेरा तो अभ्यास अभी शुरू हो रहा है, तो ऐसा चुन नहीं पाती हूँ मैं फेवरेट राग कोई। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या ये बातें सुनेंगे, उन्हें भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ये इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।